अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टेप के अंदर हम चेक करेंगे कि अगर कोई रिएक्शन मुख्तलिफ स्टेप्स में होता है तो उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए उसकी इक्वेशन को बनाने में यूज़ होता है। वो स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाता है। इन सारी डिटेल को हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर के अंदर, तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ऑल्दो इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले लेक्चर्स में भी थोड़ा थोड़ा करके आपको बताता रहा हूँ, आज हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये वो स्टेप है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, या इसके ज़रिए हम यूज़ करते हुए इसको रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं, रेट इक्वेशन को हम बनाते हैं। स्लोएस्ट स्टेप होता है ये रिएक्शन के अंदर। इसको यूं समझिए कि आपने अगर अपने रिश्तेदार की तरफ जाना है तो आप उसे कहते हैं कि मैं आधे घंटे में आपके घर पहुंच रहा हूं। तो होता यूं है कि वो आधा घंटा जो आप बता रहे होते हैं वो असल में रास्ता होता है। जो आपके घर से उसके घर तक का फासला है वो 30 मिनट में कवर होता है, आप उसको वो वैल्यू बता रहे होते हैं। गाड़ी में बैठने या मोटरसाइकिल तक जाने, उसको घर से बाहर निकालने में 1 या 2 मिनट सर्फ होते हैं। इन 1 या 2 मिनट्स को, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स को आप हिस्सा नहीं बनाते अपनी कैलकुलेशन का, क्योंकि असल जो चीज़ है वो एक लार्जर स्टेप है, एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि आपके फासले की वजह से डेवलप हुआ है उस घर में रिश्तेदार के, जो डिफाइन करता है कि आप कब तक अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो आप छोटे छोटे स्टेप, 1 सेकंड 2 सेकंड के स्टेप, उनको निगलेक्ट कर देते हैं। मतलब गाड़ी स्टार्ट होने में 1 या 2 सेकंड लगते हैं, आप उस स्टेप को काउंट नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि मैं 30 मिनट 2 सेकंड में पहुंचूंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी को स्टार्ट होने में 2 सेकंड लगते हैं, तो 30 मिनट का फासला है। तो इसी तरह जब हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स की तरफ जाते हैं तो हमारा रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में होता है। कुछ स्टेप स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। वो इतने फास्ट होते हैं कि उनको हम रेट डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल नहीं करते। हम रेट डिटर्मिनेशन में क्या इस्तेमाल करते हैं? स्लोएस्ट स्टेप, वो कहलाता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, मीन नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड होता क्या। देखिए, एक रिएक्शन है आपके पास से, इट इज समथिंग लाइक NO2 is reacting with CO, and what it does, it actually forms, oxidizes carbon monoxide into CO2। ये ऑक्सीडेशन कैसे हुई है? देखिए, इसकी ऑक्सीजन बढ़ गई है तो ये बन गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखता हूं तो वो रेट इक्वेशन आती है R इज इक्वल टू K NO2 एक्सपोनेंट 2 टाइम्स नहीं बल्कि रेज टू पावर 2। अब अगर आप गौर करें तो इक्वेशन से तो कहीं से भी नहीं अंदाजा हो रहा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो ये आना चाहिए। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो स्टेप है आपका, ये जो रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो गए हैं, लेकिन ये मैंने ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है। ये बहुत सारे स्टेप्स के अंदर होती है। वो बहुत सारे स्टेप में एक स्टेप स्लोएस्ट होता है, और स्लोएस्ट स्टेप असल में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है जिससे ये इक्वेशन निकली हुई है। नाउ वी नीड टू एंगेज विद दोज सेवरल स्टेप्स जिससे ये मिल के इक्वेशन बनी है। स्टूडेंट, असल में होता यूं है कि NO2 पहले NO2 के साथ मिलके NO3 बनाती है और साथ बनता है NO। दिस इज स्लो स्टेप, इट टेक्स टाइम एज कंपेयर टू द अदर स्टेप्स। फिर ये जो NO3 है ये CO से मिलके CO2 बनाती है और साथ बनता है NO2। नाउ स्टूडेंट, अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं बैलेंस करूं तो आपकी ये जो NO3 है ये कैंसिल हो जाती है इससे। तो क्या रिजल्ट निकलता है? देखें, ये NO2 से कैंसिल हो गया, आपका बना NO2 प्लस CO makes CO2 plus NO। This is a fast step. This is overall reaction. ये है overall reaction।
दूसरी बात जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, ये है स्लो स्टेप, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो दो हैं, यानी कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है फॉर दिस स्टेप, जिसमें वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स असल में स्लो स्टेप का हिस्सा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये स्लोवेस्ट स्टेप है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस पे डिपेंड कर रहा होगा। अब इसके मुताबिक जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्लोवेस्ट स्टेप के मुताबिक, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, NO2 और NO2 दो है ना, तो मैं इसको स्क्वायर लिख लेता हूं। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाता हूं, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके इक्वालिटी लाता हूं, तो कांस्टेंट आ जाएगा, ये बन गया आपका NO2। ये स्टूडेंट इस वजह से ये इक्वेशन बनी है रादर देन कोई और इक्वेशन बनती, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप पे हमने सारी अपनी एनालिसिस करके ये अंदाजा लगाया कि ये हमारा प्रोडक्ट है ना। हमारा इसमें फायदा क्या है ये स्टेप को निकालने में, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो हर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आपने ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टॉपिक में पढ़ा था कि कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं वो रेट इक्वेशन में अपना हिस्सा नहीं प्ले करते। अगर आप उनकी कंसंट्रेशन कम ज्यादा करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। लिहाजा आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करना पड़ता है कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन कंसंट्रेशन पे की वजह से अफेक्टेड होती है। तो आप उन कंसंट्रेशन को बढ़ा के कम करके अपना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकते हैं। इसकी इकोनॉमिकल रीजन है, जब आप इंडस्ट्री में रिएक्शन लार्ज स्केल पे कराते हैं तो आपको कोई एक आधा रिएक्टेंट जो होता है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा के स्पीड ऑफ रिएक्शन तेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनती है कम से कम वक्त में, और उसका आपको इकोनॉमिकल फ़ायदा होता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी प्रोडक्ट को 1 साल लगे बनने में और उसके बाद वो उसे खरीदे। वो चाहते हैं कि आवाम चाहती है या कंज्यूमर चाहता है कि वो पैसे दे और प्रोडक्ट ले लें। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, चाहे वो केमिकल प्रोडक्ट है या फिजिकल प्रोडक्ट है, वो तेज़ करनी पड़ती है। अब हम चलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप की डेफिनेशन पे। रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है? इट इज स्लोवेस्ट स्टेप of a chemical reaction which determine the rate of reaction। इसे आप रेट लिमिटिंग स्टेप कर लें या आप इसे रेट डिटरमिनिंग स्टेप कर लें, आपकी मर्जी है। स्टूडेंट, ये स्लोवेस्ट स्टेप बहुत सारे स्टेप में से कोई एक स्टेप है, यानी कि केमिकल रिएक्शन अगर 10-12 स्टेप में हो रहा है तो उसमें से जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो आप इस्तेमाल करेंगे फॉर डिटरमिनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रादर देन कि आप कहें कि भाई ये 10 स्टेप में से कौन सा होगा। दो आपके जितने मर्जी केमिकल रिएक्शन के स्टेप्स हो, उनमें जो स्लोवेस्ट होगा वो ये डिटरमिन करेगा। नाउ लेट्स थिंक फॉर अ व्हाइल कि आपके ये 2 स्टेप है, इसमें NO3 कहां गया? व्हाट इज NO3? इसके बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब ये है कि ये कौन सी स्पीशीज है, रिएक्शन के दौरान बनी है और खत्म हो गई है, आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये अपीयर भी नहीं हो रही। वजह क्या है? असल में जब केमिकल रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होता है तो उसमें किसी स्टेप के अंदर कोई ऐसी स्पीशीज बनती है जो रिएक्शन के दौरान तो बनती है लेकिन प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स में अपीयर नहीं होती। अगर आप गौर करें तो ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है। NO3 ना इधर अपीयर हो रही है ना इधर अपीयर हो रही है। रिएक्शन के दौरान यानी कि NO2 जब CO से रिएक्शन कर रहा था तो इस दौरान NO3 बना और ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी स्पीशीज है जो रिएक्शन के दौरान बनेगी। रिएक्शन के दौरान बनने वाली स्पीशीज को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, दरमियाना। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या कहता है आपको? रिएक्शन इंटरमीडिएट बताता है कि
इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, ये रिएक्शन के दौरान बनता है। जो भी केमिकल NO3 है, N2O7 होता, कुछ भी चीज जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बने, इट इज फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू reactants and products। तभी तो वो ना रिएक्टेंट में अपीयर हो रही है ना प्रोडक्ट में अपीयर हो रही है। अपीयर होती कहीं ना कहीं, लेस स्टेबल है, बनी खत्म हो गई। अच्छा, इसकी एक और बात है जो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि दरख्तों को काट के जब आप उसके पीसेस कर लेते हैं कुछ चेयर बनाने के लिए, तो वो पीसेस इंटरमीडिएट हैं, चेयर फाइनल प्रोडक्ट है, दरख्त जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। तो दरमियान में जो थोड़े वक्फे के लिए बनती है वो कहलाती है आपकी इंटरमीडिएट स्पीशीज। रिएक्शन में जो थोड़े वक्फे के लिए बनेगी, मोमेंट्री स्पीशीज बनेगी, वो कहलाएगी रिएक्शन इंटरमीडिएट। स्टूडेंट एक बात जरा गौर से समझें, आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं, चूंकि ये लेस स्टेबल होती है लिहाजा हर कंडीशन पे आप इसे आइसोलेट नहीं कर सकते। यू नीड स्पेशल कंडीशन टू आइसोलेट और सेपरेट दिस intermediate. So we can separate reaction intermediate अच्छा, इधर सेपरेशन, सेपरेट या आइसोलेट अलग कर लेना, ठीक है, अंडर सर्टन, या सही लफ्ज में यूज करूं तो स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि उसकी कंडीशंस डिफरेंट होंगी, एक स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी, उसके अलावा वो स्टेबल नहीं होगा। इसकी एग्जांपल है NO3 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन। देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स बट दैट इज अ शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट। असल में मैं इसे कहूंगा कि ये इट डज नॉट अपीयर इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये भी लाइन लिख देते हैं, इट डज not appear in it does not appear in reactants or products। अब यहाँ पे ना एक बात समझें और इस बात को अपने आप पल्ले बांध लें या उसे याद कर लें कि ये रेट ऑफ रिएक्शन में भी हिस्सा नहीं लेती। आपको कहीं भी नहीं नजर आएगा कि रेट इक्वेशन में इंटरमीडिएट स्पीशीज आप ऐड कर रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। हम दूसरी बात यह है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्टिंग स्पीशीज को इंक्लूड करते हैं जो स्लोअर स्टेप में मौजूद होती हैं। एक बात और याद रखिएगा, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे होते हैं तो जो आपके पास रिएक्टेंट आते हैं उनकी जो पावर होती है, ये जो भी एक्सपोनेंट होता है, 6 हो, 2 हो, 5 हो, वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे असरअंदाज होता है। कैसे? देखिए, NO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो स्क्वायर टाइम वो इफेक्ट करेगी किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को, रादर देन सिंगल टाइम। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सिंपल है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। स्टूडेंट, ये कुछ MCQs हैं जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये बात है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो हमने लास्ट पढ़ा है लेक्चर के अंदर, वो है क्या? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एक ऐसा स्टेप होता है जो डिटर्मिन करता है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो पहली बात है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप और बाकी स्टेप्स में कोई फ़र्क होता है? हम फॉर एग्जांपल बनाना चाहते हैं A से D, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि पहले A से B बने, देन B से C बने, देन C से D बने। अब एक बात याद रखिएगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट तो D है, लेकिन वो कुछ मैकेनिज्म या स्टेप से होके गुजरी है। वो मैकेनिज्म के अंदर जो मौजूद स्टेप्स हैं वो हो सकता है फास्ट हो सकता है स्लो हो। फॉर एग्जांपल A से B जो बना है वो है 2 नैनो सेकेंड का, जो B से C है वो भी 2 नैनो सेकेंड का है, लेकिन C से जो D बनता है ना, इट टेक्स टाइम। आप यूँ समझ लें कि इसमें
से 7 मिनट्स लगते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हमेशा वो होगा जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब अगर मैं 7 में 2 नैनो सेकेंड ऐड भी कर लूँ, यानी कि 4 नैनो सेकेंड ऐड, तो 7 को तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 7 मिनट के अंदर इतने ज़्यादा सेकंड्स होते हैं कि उनमें अगर मैं 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो का क्या मतलब होता है, 10⁻⁹, ये इतना कम वैल्यू है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करके 7 मिनट में जमा भी कर लेंगे, सम भी कर लेंगे, तो 7 मिनट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीपल स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। इतने स्टेप में रिएक्शन होने के बाद हमने रेट डिटरमिन करने वाला स्टेप ढूंढना है। तो रेट डिटरमिन करने वाला स्टेप वो होगा जो स्लोवेस्ट होगा, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्लोवेस्ट स्टेप हर स्टेप नहीं हो सकता। तो इस तरह हम रेट डिटरमिन स्टेप को एंगेज करते हैं, समझते हैं। याद रखिएगा ये स्टेप कंट्रोल करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, क्योंकि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इस पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इस पे डिपेंड करता है, तो डेट इज़ वाई इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ, आसानी से सही आंसर लगा पाएंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यू में क्या लिखा है। अब बैलेंस्ड केमिकल, यहाँ पे इक्वेशंस आना है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होगी किसी भी रिएक्शन की, वो इंफॉर्मेशन किस बारे में नहीं देगी। इंटरमीडिएट स्पीशीज, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि NO2, अगर मैं इस सारे को मिटा के लिखूं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया आपको कि NO2 CO से मिलकर बनाता है NOCO2, यानी कि NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये तो है इसकी ऐसी इक्वेशन जिसमें अल्टीमेट प्रोडक्ट्स या फाइनल प्रोडक्ट्स लिखे गए हैं। ये रिएक्शन असल में 2 स्टेप में होता है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक स्टेप होता है NO3 बनता है, ये स्टेप स्लो होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो NO3 है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके NO2 बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर आप गौर करें तो इस रिएक्शन के 2 स्टेप्स में इंटरमीडिएट स्पीशीज भी लिखी हुई है, ठीक है, वो मेंशन ही नहीं है मेन रिएक्शन में। तो इंटरमीडिएट स्पीशीज तो मेंशन नहीं होती, यानी कि इंटरमीडिएट स्पीशीज की इंफॉर्मेशन नहीं देता बैलेंस केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पे, और वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं पता लग सकता, क्यों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो अल्टीमेट इक्वेशन है जो मल्टीपल स्टेप्स के बाद या उनको सम करके ड्राइव होती है या बनती है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं पता लगता कि ये रिएक्शन किस मेथड पे हुआ है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये तीनों चीज़ों को नहीं बताती, इनकी इंफॉर्मेशन नहीं देती, तो यहाँ आंसर आएगा ऑल ऑफ देम। नाउ सेकेंड MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कंट्रीब्यूट्स इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप? फास्टेस्ट स्टेप नो, स्लोवेस्ट स्टेप यस, बाकी ऑप्शन में लिखा है एनी स्टेप। अब देखिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर स्टेप एक जैसा हो, डेफिनेटली एक स्लोवेस्ट होगा, बाकी सारे उसके मुकाबले में फास्ट होंगे। तो हमने स्लोवेस्ट स्टेप की कंट्रीब्यूशन को चेक करना है। तो स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का यूं समझ लें बेस है, उसका हार्ट है। ये रेट डिटरमिन करने के लिए स्लोवेस्ट स्टेप को आपको मैयर करना होता है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने जो रिएक्शंस के स्टेप्स लिखे हैं उसमें ऊपर वाला स्लो स्टेप है, नीचे वाला फास्ट स्टेप है। तो स्टूडेंट इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये वाला होगा। दैट इज़ वाई रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस इक्वेशन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उससे निकालते तो कुछ और निकलता, लेकिन जब हमने उसे स्टेप्स में डिवाइड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन NO2 की स्क्वायर की कंसंट्रेशन के बराबर आया मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। तो आपने एक बात याद रखनी है कि स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप की डेफिनेशन जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आती है और जो इंटरमीडिएट इन रिएक्शन फॉर्म होता है
उसकी डिटेल्स भी आप समझ गए होंगे। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इनको आपने याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।